तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 2 जून और 2 जून का एक वीडियो जो सुबह अपन क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं वो आपके सामने आ चुका है और आप लोगों को अच्छा भी लगा, आप लोगों ने पसंद भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सेकंड वीडियो जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स का आता है वो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सेकंड वीडियो जो हमारा है आज का, तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी सी खबर से मुझे खबर है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएंगी। और आपके जो इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, हाँ एक गुड न्यूज़ है दोस्तों कि बहुत जल्दी, क्योंकि आज के कई सारे पेपर्स में ये मुद्दा छाया हुआ है और ट्विटर पर भी हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत सारे ट्वीट किए थे। तो उस टाइम पे ट्विटर पे भी ये मुद्दा छाया हुआ था कि इंटरव्यू करवाने का। और आज के पेपर में जैसे ही लॉकडाउन रास्ता अनलॉक हो रहा है दोस्तों, कि आज के कई सारे पेपर्स में ये न्यूज़ आई है कि आरएएस का इंटरव्यू तुरंत करवाया जाए ताकि आने वाली एग्ज़ाम्स जो आरएएस की नई नई वैकेंसी है वो जल्द से जल्द आ सके। तो इस तरह से ही दोस्तों दबाव बढ़ता रहा और सरकार ने बोला भी है कि फैसला लिया जाएगा इस पे 4-5 दिन में, स्थिति नॉर्मल होते ही। तो जैसे ही दोस्तों इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब सॉरी बीच में रह गए थे, उनके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में जो आप एएन वाले हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं दोस्तों, सच में ऐसे मतलब मन से ऐसे लगता है कि यार क्या सिचुएशन हो रही होगी आपकी, क्योंकि हमारी सिचुएशन मुझे पता है कि हम लोगों ने कितने दिन वेट किया था और हमारे इंटरव्यू जस्ट शुरू होने वाले थे, उससे पहले एक रिट की वजह से रुक गए और रुकने के बाद में कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले और एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू होने लग गए। तो हम कितना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो और मतलब मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को कितना ज़्यादा वेट होगा। और जो मेरे साथ के कितने सारे कलीग्स हैं दोस्तों, हमारा 6 लोगों का तो ग्रुप था जिसमें से सिर्फ मेरा एक हुआ है और बाकी वो 5 लोग ऐसे के ऐसे रह गए। तो मुझे पता है उनके क्या सिचुएशन हो रही है, वो ना पढ़ पा रहे हैं, ना पढ़े बिना रहा जाता, डर दिमाग में जो बैठा रहता है, इंटरव्यू का वेट जो होता है, बहुत ही बुरी हालत होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी इंटरव्यू शुरू हो जाए और उसके बाद में जो एएन वाले हैं उनके इंटरव्यू शुरू हो जाए। और इसी दौरान दोस्तों जैसे इंटरव्यू की प्रोसेस पूरी होगी, नई वैकेंसी आज आ जाएगी आपकी तुरंत ही। तो बहुत जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम यही दुआ करेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों अनलॉक हो रहा है, घर से बाहर निकले, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, मुझे पता है आप करोगे, लेकिन अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को ये चीज़ बोले, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, सिर्फ कम हुआ है। और आपको पता है जाते जाते भी कोरोना कई सारे परिवारों को इतना भयानक दर्द दे गया कि वो भूल नहीं सकेंगे ज़िंदगी भर। पिछली बार भी यही हुआ था कि मतलब लास्ट टाइम पे जब कोरोना बहुत कम हो गया था तो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी अपना मतलब जो डियर नियर वंस है वो किसी को भी खोए। तो दोस्तों प्लीज़ अपनी फैमिली को भी समझाइएगा कि अभी भी पूरी सैनिटाइज़र साथ में रखें, बाहर जाएं, दूरी बनाए रखें और मास्क भी हमेशा हमेशा लगा कर रखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहले ही न्यूज़ थी दोस्तों कि भारत में कहाँ पर लैब में हिमालयन गोल्ड मशरूम उगाया जाएगा। तो दोस्तों मशरूम जो होता है ना, वैसे बर्फीली जगह पे ज़्यादा उगता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ना। अपने इधर मशरूम उगता नहीं है ना। तो दोस्तों ये साइंस का यही तो कमाल है, जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो चीज़ करके दिखाती है साइंस, है ना। तो वही चीज़ एक और ऐसी चीज़ करके दिखाई है कि अहमदाबाद के कच्छ जिले में भुज क्षेत्र में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी, है ना। जैसे कि अपने भी यहाँ पे कई तरह के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं राजस्थान में, वैसे ही जैसे अपने यहाँ पे काजरी है ना, काजरी, चलो काजरी की फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, काजरी की फुल फॉर्म क्या है। हमारे जब जब भी राजस्थान की बात आती है काजरी अक्सर चर्चा में रहता है ना। तो इसकी फुल फॉर्म बताइए, काजरी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, काजरी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर मैं चलो आपको कल कल परसों में एक दिन काजरी करवा भी दूंगी, क्योंकि है ना काजरी बड़ी चर्चा में रहती है वैसे, है ना। कई बार पूछ ली जाती है, काजरी की फुल फॉर्म पूछी भी गई है पहले भी। और हो सकता है 5 नंबर का ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन मैं बना दूंगी उस पर काजरी पे भी, कि काजरी क्या है, कब बनाई गई थी, क्या काम करती है। जो जिस तरह से दोस्तों हमारे काजरी इंस्टीट्यूट है ना, वो भी मतलब अब फुल फॉर्म तो मैं बोलूँगी नहीं, इसी क्षेत्र में काम करता है। मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्रों में नए नए प्रयोग, इनोवेशन, है ना, नई तरह की तकनीकें वगैरह निकालना, है ना, कि क्या मरुस्थल को कम करने के लिए या फिर मरुस्थल का फ़ायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, वही। तो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों अहमदाबाद के कच्छ जिले में, इसका नाम है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी। इसके वैज्ञानिकों लिख रहा था यहाँ पे, वैज्ञानिकों ने 3 माह के शोध के पश्चात लैब में हिमालयन गोल्ड मशरूम उगाने में सफलता प्राप्त की है।
तो क्या उगाया है, हिमालयन गोल्ड मशरूम उगा लिया है दोस्तों लैब के अंदर। ठीक है, तो किसने उगाया है, इसने उगाया गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी के वैज्ञानिकों ने लैब में। अब आपको पता है कि कच्छ जो क्षेत्र है वो तो मतलब हमारा मरुस्थल जैसा ही क्षेत्र है, क्योंकि हमारे भी उतनी गर्मी रहती है और डेजर्ट है, उधर भी उतना ही बड़ा डेजर्ट है ना। तो लेकिन उस क्षेत्र में दोस्तों अगर मशरूम उगाई है तो वैज्ञानिकों का वो कमाल ही बोल सकते हैं। तो अब लैब में किस तरह से उगाई है, ये है 70 डिग्री सेल्सियस पर कांच की शीशी में 35 कांच की बनी 35 बन्नी में उगाई गई। मतलब दोस्तों जो कांच के जार होते हैं ना, कांच के जार है ना, उनमें उगाई गई है यह मशरूम। ठीक है, औषधीय, अब दोस्तों इस मशरूम की विशेषता क्या है, यह है औषधीय गुणों से भरपूर होती है यह मशरूम, और इस पे 20 लाख रुपए प्रति किलो तक इसकी कीमत होती है दोस्तों। औषधीय गुण इतने ज़्यादा होते हैं मशरूम में, आपको पता है मशरूम हमारे शरीर के लिए बहुत 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 अच्छी होती है। और अगर हम होटल्स में जाके मशरूम की कोई डिश खाते हैं ना, मशरूम से बहुत सारी डिश भी बनती है, वो थोड़ी महंगी भी पड़ती है, क्योंकि महंगी आती है प्लस पौष्टिक भी आती है। तो औषधीय गुणों से भरपूर इस मशरूम की कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो तक है। ठीक है, 1 किलो मशरूम 20 लाख रुपए प्रति किलो मिलती है। यह मशरूम प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और नपुंसकता को कम करने में कारगर होती है। कई तरह के जैसे रोग होते हैं तो वो कम करने में यह कारगर सिद्ध हो सकती है। मशरूम को प्राकृतिक स्टेरॉइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, विटामिन B1, B2 और B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी जो स्टेरॉइड अपन ले रहे हैं ना कोरोना में, तो हम क्या ले रहे हैं, दवाइयों से ले रहे हैं। ये एक प्राकृतिक स्टेरॉइड का काम करती है मशरूम, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, B1 होता है, B12 होता है, B2 विटामिन होते हैं, ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के मशरूम, ये जो 70 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि यह है -70 होगा दोस्तों, -70 डिग्री सेल्सियस में उगाई गई होगी। और अगर -70 की जगह कुछ और होगा ना, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट पिन कर दूंगी मैं, है ना, अगर कुछ और होगा तो या तो यहाँ पे आप -70 डिग्री सेल्सियस कर लेना। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया शायद, है ना, -70 डिग्री सेल्सियस पर उगाई गई है दोस्तों इसके लिए, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ये मैं कंफर्म ही कर लूँगी दोस्तों एक बार, यहाँ पे इस लाइन को आप रहने देना। बस ये मुझे पता है कि ये बहुत कम तापमान में उगाई जाती है। और इसमें एक लाइन और दी हुई थी कि जैसे कि हमारे हिमालयन क्षेत्र है ना, वहाँ पे उगाई जाती है, जैसे कि उत्तराखंड में, नैनीताल में, मसूरी में, है ना, वहाँ पे उगाई जाती है। ये टेम्परेचर का, अब ये कैसे गलत हो गया मुझसे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको पिन कर दूंगी नीचे कमेंट बॉक्स में ये कि कितने डिग्री सेल्सियस पे मशरूम उगती है ना। एक बार इस लाइन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना चाहती दोस्तों, लेकिन कई बार आपाधापी में कुछ कुछ गलत लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये मशरूम मैंने आपको क्यों पढ़ाई है यहाँ पे, क्या एग्जाम में मशरूम पूछा जाएगा कि मशरूम भारत में गुजरात, और वो भी गुजरात के वैज्ञानिकों ने उगाई है, तो क्या हमसे मशरूम पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो फिर मैंने आपको क्यों पढ़ाई है, मैंने ये मशरूम आपको इसलिए पढ़ाई है कि हमारे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो कृषकों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं सरकार ने, है ना, और क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और आप क्या इनोवेटिव आइडिया दोगे किसानों की आय को दुगना करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 की मेंस में आ चुका है दोस्तों। इंटरव्यू में लगभग हर तीसरे चौथे बंदे से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए और आप क्या बताओगे इनोवेटिव आइडियाज़, है ना। तो अब इस पॉइंट को आप उस क्वेश्चन में जोड़ सकते हो कि इनडायरेक्टली हमारे सामने फिर से मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से गुजरात के वैज्ञानिकों ने गोल्ड मशरूम को उगाया है, इस तरह से हम, जैसे कि उसमें अगर भारत का आता है तो हम कह सकते हैं उसे पूरे भारत में कर सकते हैं, राजस्थान का आता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम मरुस्थलीय जलवायु में भी इस तरह की जो ज़्यादा हमको पैसे देती हैं, मतलब किसानों को जिनसे बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसी ऐसी जो फसलें हैं वो उगा सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी द्वारा जो गोल्ड मशरूम विकसित की गई है, उस तरह के उत्पाद हम हमारे यहाँ भी लगा सकते हैं, और जिससे किसानों की आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जो नैनो यूरिया मैंने आपको कल पढ़ाया था, उससे भी आप किसानों की आय दुगनी करने में बोल सकते हो कि भाई नैनो यूरिया जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं तो इससे
जिससे क्या होगा, किसानों का खर्चा तो कम होगा। और ये क्या करेगा, मतलब जो पहले जिस चीज़ के लिए 45 किलोग्राम यूरिया चाहिए होता था, अब ये जो 15 या 20 मिलीलीटर कितना था, उतना यूरिया में ही हम 45 किलो यूरिया के बराबर काम कर सकेंगे, है ना। और ऊपर से सस्ता और था, है ना। तो ये चीज़ें भी किसानों की आय दुगनी करने में काम आएंगी। तो दोस्तों नैनो यूरिया तो मे भी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए, लेकिन ये मशरूम वाला क्वेश्चन हमसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऐसे फैक्ट्स डाल सकते हैं जिससे, मतलब मैं हमेशा आपको वही चीज़ बोलती हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को करंट से रिलेट करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दोगे करंट वाले, उतना ही आपका क्वेश्चन प्रभावी बनेगा। और ये दोनों चीज़ों में बनेगा, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में भी दोस्तों वो हमसे रटी रटाई बातें नहीं चाहते हैं। वो हमसे नहीं चाहते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उस पर वही सारी बातें बोले कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बोले जो और बच्चे नहीं बोल के गए हैं, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें आप रट लो, याद कर लो, अलग से लिख लो, है ना। या फिर एक ऐसी जगह लिख लो, जैसे कॉपी का फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें सामने नैनो यूरिया लिख लिया, आगे तो जैसे डिटेल में तो आप न्यूज़ बनाते हो वहाँ पे आपने लिख रखा है, लेकिन नैनो यूरिया अगर आपने यहाँ पे लिख लिया ना, अब किसानों की कोई बात आएगी ना तो तुरंत नैनो यूरिया आपको याद आ जाएगा। अरे यार, नैनो यूरिया वाला पॉइंट इसमें जोड़ता हूँ मैं, है ना। इस तरह से इसमें दोस्तों अभी ना जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कि वहाँ के, मतलब ये कदम बड़ा अच्छा और शानदार कदम था कि 370 वहाँ पे हटाई गई, है ना। तो दोस्तों 370 हटने के बाद में वहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें था कि केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पता है, जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया जा रहा है, दे दिया शायद अब तो। जीआई टैग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर की केसर विश्व स्तर पर फेमस थी, पर जम्मू कश्मीर की हालत हम जानते हैं, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस डेवलपमेंट होता नहीं था, तो सारी चीज़ें मिट्टी में समा गई थी, है ना। पिछले कुछ सालों से, मतलब पिछले 20-30 सालों से जम्मू कश्मीर की केसर वेसर कुछ होती नहीं थी। तो अब जैसे ही सरकार ने जैसे 370 हटाई है, तो वहाँ के किसानों को केसर के लिए विशेष फैसिलिटी, अलग अलग तरह के बीज दे रहे हैं, विशेष प्रकार की जलवायु परिस्थिति में रखने के लिए उनके वो एक मतलब पार्क जैसा कुछ बनाया गया है, जिसमें वो केसर के फूलों को सहेज कर रख सकते हैं। उसके लिए उन्हें लॉकर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे केसर पैदा होती है ना, वहाँ के विश्व स्तर पे वैसी केसर कहीं पैदा नहीं हो सकती है ना। ताकि विश्व स्तर पर फिर से जम्मू कश्मीर की केसर को पहचान मिले, इसलिए जीआई टैग दिया गया है। तो इससे भी क्या होगा दोस्तों, है तो वो भी किसान है ना, ये भी तो हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बढ़ावा देना। ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि किसानों की आय वाला क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान से ही नहीं जुड़ा है, वो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी ने बोला था। तो इसलिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किसानों की आय, तो वहाँ पे सिर्फ राजस्थान के किसान ही नहीं है, पूरे भारत के किसान है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हम उधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में कौन से खिलाड़ी ने खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो दोस्तों एक आप सबने खबर पढ़ भी ली होगी कि बहुत ही अजीब सी घटना हुई है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो फ्रेंच ओपन, मतलब इतने ओपन ये कई सारे जीत भी चुकी है, यहाँ तक पहुँचता है, और बिकॉज ऑफ कि उसका मेंटल लेवल इतना डिस्टर्ब्ड हो चुका है कि वो अपना नाम ही उन्होंने वापस ले लिया, और एक छोटी सी घटना की वजह से। तो वो इतना बड़ा खिलाड़ी क्या ऐसा फैसला ले सकता है, कब लेगा, जब उसका मतलब उसका दिमाग उसके बस में ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक लाइफ, इतना सारा प्रेशर। तो ये कौन है, तो पूरी खबर हम देख लेते हैं। जापान की दिग्गज महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले 3 साल से मानसिक स्वास्थ्य की खराब हालत से जूझ रही थी। इसी कारण 4 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो दोस्तों ये बहुत अजीब सी खबर है। ये जापान की खिलाड़ी है, नाम है नाओमी ओसाका, ठीक है। ओसाका नाम से वहाँ पे सिटी भी है ना, कोबे ओसाका नाम से औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसके ज्योग्राफी होगी उनको पता होगा। कोबे ओसाका नाम से वहाँ का वो भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, ठीक है। वो पिछले 3 साल से दोस्तों वो मानसिक स्वास्थ्य की खराब हालत से गुजर रही है, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजर रही है, जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रेस में चला गया बंदा, वो वाली हालत उनकी हो रही है। और इसी कारण वो पहले दोस्तों इतनी बड़ी खिलाड़ी है कि 4 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। मतलब यहाँ का सबसे बड़ा पदक है ये, इस क्षेत्र का ग्रैंड स्लैम, मतलब पदक होते हैं जो 4 होते हैं वर्ष में, वो जीत चुकी है। और उस खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और कौन सा स्वास्थ्य? मेंटल हेल्थ उनकी सही। तो दोस्तों
20 साल की उम्र में उन्होंने दिग्गज अमेरिकन खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराकर पहली बार यूएस ओपन जीता था। इससे पहले दोस्तों सेरेना विलियम्स और वो दोनों बहनें जो थी वो ही इस क्षेत्र में महान खिलाड़ी मानी जाती थी। तो जब ओसाका पहली बार इस खेल में उतरी थी और उन्होंने जैसे जैसे अचीवमेंट्स हासिल करना शुरू किया था, तो दोस्तों 20 साल की उम्र में उन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा दिया था। और तब से ही वो चर्चा में आई थी और यूएस ओपन जीता था सेरेना विलियम्स को हराकर, है ना। तो तब से वो बहुत चर्चा में थी। ओसाका ने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और कामयाब होने के साथ ही उन पर अपेक्षाओं का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसी कारण वे मानसिक रूप से बीमारी का शिकार हो गई हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम ऐसे सोचते हैं कि कोई मतलब उसको किसकी कमी होगी, वो इतने पैसे कमा रहा है यार, इतनी नाम है, इतनी शोहरत है ना, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों हम उनकी असली जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम बड़ी बड़ी हीरोइंस को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, तो हम सोचते हैं यार उनकी किसकी कमी होगी, कितने सारे घर हैं, कितने शानदार फ्लैट हैं, जाते हर वीकेंड पे वो विदेशों में घूमने जाते हैं। हमने तो विदेश भी नहीं देखा आज तक, है ना। लेकिन दोस्तों जितनी ज़्यादा किसी का नेम और फेम होता है उतनी ही ज़्यादा उनके परेशानियां भी होती है। हम एक कलेक्टर का पद जो हम आज ऐसे सोचते हैं, जैसे कलेक्टर का पद सबसे बड़ा पद होता है अपने प्रशासन में, तो हम ऐसे सोचते हैं यार डीएम बन जाते हैं। हम किसी डीएम को देखते हैं, है ना, तो उसकी लाइफस्टाइल, जैसे उनको घर मिलता है, बंगला मिलता है, उनकी गाड़ी के साथ में 4-5 गाड़ियाँ साथ में चलती है, लोग इनको सैल्यूट करते हैं, वो जब जहाँ आते हैं हर बंदा उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ की हम जो उसका रुतबा देखते हैं, उनका पावर देखते हैं, है ना, हम सोचते हैं यार डीएम कितनी शानदार पोस्ट है, जहाँ चाहो जब चाहो किसी भी गरीब की मदद कर सकता है, किसी भी खराब चीज़ को ख़त्म करवा सकता है ना। तो अगर मैं डीएम बनूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन दोस्तों वास्तव में, है ना, मतलब एक ऑफिसर की जो ज़िंदगी होती है ना, उसका जितना नेम और फेम हमें बनने से पहले अच्छा लगता है, बनने के बाद में दोस्तों उतनी ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे आ जाती है। और मैंने मतलब ऐसे ऑफिसर भी देखे हैं जिनके सच्ची बता रही हूँ, मतलब इतने ज़्यादा फ़ोन उनको अटेंड करने पड़ते हैं कि एक कान खराब हो गया उनका फ़ोन सुनते सुनते, उस कान से उन्हें सुनाई नहीं देता है। और ये मेरे पर्सनल रिलेटिव है, ये मेरे तो उन भैया की मैं बात बता रही हूँ कि उनका एक कान खराब हो गया, वो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, तो उनका एक कान अरे यार कितना मिस हो गया, बीच में मेरा पॉज हो गया था, मुझे पता नहीं चला। आई होप शायद यहाँ तक हो गया होगा। ओसाका ने जैसे इतने ग्रैंड स्लैम जीत लिए, तो अब मैं बात कर रही थी कि ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष में। अब मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं कहाँ रुक गई थी, शायद बीच में, पता नहीं कैसे पॉज हो गया है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों। तो 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले होता है, देखिए ये 4 नक्शे ऐसे मैंने विश्व बनाया था, जैसे शायद आई होप यही बंद हुआ था, ये विश्व है। ये जैसे यूरोप मान लो, ये अफ्रीका मान लो, ये भारत, ये यहाँ पे ये खत्म, ये। तो ये तो पहला जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, दूसरा होता है फ्रांस में होता है, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, ये यहाँ पे ब्रिटेन में होता है, और चौथा होता है इधर, ठीक है, अमेरिका में। तो दिशा भी दोस्तों ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही चल रहे हैं। पहला इधर ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा इधर फ्रेंच ओपन, तीसरा इधर विंबलडन ओपन, और चौथा इधर कौन सा, यूएस ओपन, है ना। तो ये क्रम से ही चल रहे हैं ऑटोमेटिक, जिधर पश्चिम से पूर्व दिशा। तो दोस्तों चारों के टाइम याद हो गया कि कौन कौन से में होता है। पहला होता है जनवरी में, दूसरा, ठीक है, दूसरा जो फ्रेंच ओपन होगा वो मई जून में होगा, तीसरा जो विंबलडन होता है ब्रिटेन में वो जून जुलाई में, उसके अगले ही महीने, और लास्ट में जो यूएस ओपन होता है वो अगस्त सितंबर में होता है। तो चलते भी इधर से इधर ही है, पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा फ्रेंच में, तीसरा विंबलडन में, और चौथा यूएस में। तो जनवरी में, मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये खेले कौन कौन से, 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से महीने में खेले जाते हैं, ठीक है। अब और पश्चिम से पूर्व मिलवा लेंगे तो वो भी कर दोगे। अब पूछा जाता है कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है पहला, और ये लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पे, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पे और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे। बीच के बच गए 2, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है दोस्तों मिट्टी में, और जो ये बीच वाला विंबलडन खेला जाता है घास में। क्योंकि फ्रेंच ओपन मिट्टी में खेल लिया दोस्तों, तो ये मई जून में हो रहा है फ्रेंच ओपन, ये जून जुलाई में हो रहा है, तो इसके तुरंत ही अगले महीने ही हो रहा है, तो खिलाड़ियों के पैर दुख जाते हैं, ऐसा थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। इसलिए अब की बार इन्हें घास में खिला लिया कि दर्द नहीं हो, है ना, पैरों में, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से याद करने के लिए मैंने बता दिया, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है जो जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होते हैं,
ठीक है। और ये मिट्टी वाला मैंने बता ही दिया कि मैदानों के सतहों में परंपरागत अंतर, 2 टूर्नामेंट के मध्य अत्यंत कम अंतराल को ध्यान में रखते हुए विंबलडन घास पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पे, और बाकी दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो दोस्तों रोजर फेडरर हैं जिन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर ने जीते हैं। और दूसरी बात करते हैं, और इन्होंने कितने जीते हैं, उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरी बात करते हैं, भारत के लिएंडर पेस ने अब तक 10 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, महेश भूपति ने 8 जीते हैं, और सानिया मिर्जा ने कितने जीते हैं, 3 जीते हैं सानिया मिर्जा ने। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों कि इंडिया में किस किस ने कितने जीते हैं वो हो गए। वैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स में कुछ भी, तो फिर भी मतलब ये मैंने वैसे गूगल से सर्च करके लिखा था कि इंडिया में किसने कितने कितने जीते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो तो आप लोग सही करवा देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना, अगर गलत हो कुछ, ताकि किसी को गलत याद ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दोस्तों इसका नया अध्यक्ष जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, 2020 से इसका जो अध्यक्ष पद था दोस्तों वह खाली पड़ा हुआ था, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमेशा इसके अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको ही बनाया जाता है, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ये पद संभालेंगे। और इससे पहले कौन थे, HL दत्तू थे जो दिसंबर 2020 में इस पद से रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा NHRC के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी भारत में 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी, मानवाधिकार एक राइट एक्ट आया था, उसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछ रही हूँ मैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नहीं पूछ रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट तो कर दिया कीजिए यार, जैसे ही मैं रोकती हूँ इसको, मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एक बार पोज क्या चलते चलते में ही नीचे कमेंट हो जाता है, वहीं पे बता दिया कीजिए। थोड़े ज़्यादा कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है ना, आप लोग भी बोर हो जाते हो पढ़ के, मतलब 2-3 दिन कमेंट करते हो, फिर 5-7 दिन बिल्कुल जैसे कि किसी को मज़ा ही नहीं आ रहा वीडियो देखने में, फिर 2-3 दिन कमेंट करते हो, मैं बोलती हूँ तो फिर आप ऐसे ही सो जाते हो। तो कर दिया कीजिए बीच में यार, मेरे को भी ऐसे लगता है कि हाँ लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अगर संस्था की बात करें तो बहुसदस्य है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक कमेटी बनाता है, वो कमेटी करती है इनकी नियुक्ति, और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और इसमें एक गृह मंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। 3 लोग होते हैं और वो तीनों मिलकर इन सदस्यों का और इन अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये आप NHRC के बारे में। और रिटायरमेंट का काल दोस्तों इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ज़्यादातर में 62 और 65 होती है दोस्तों, लेकिन यही एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें 70 वर्ष की आयु है रिटायरमेंट की। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा, अब चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ बता देंगे, जिसने बता दिया ना उसको मानूंगी कि वो सच में इंटेलिजेंट है। क्यों ऐसा रखा गया है कि इसमें ये 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष तो चलो ठीक है, हर एक निकाय में 5 वर्ष ही होता है कि 5 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन 70 वर्ष की आयु क्यों दी गई है NHRC में, और NHRC में ही क्यों दी गई, अगर 70 वर्ष में रिटायरमेंट करना था, भारत के किसी भी और निकाय में 70 वर्ष क्यों नहीं दिया गया है, तो NHRC में ही 70 वर्ष की आयु क्यों दी गई। NHRC में भी होता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी 70 वर्ष ही होता है, ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ गई यहाँ पे कि 70 वर्ष की आयु दी गई। अब ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च नहीं कर सकोगे क्योंकि गूगल पे ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है। अब जिसमें दिमाग होगा वो ही बताएगा, और जिसने कमेंट नहीं किया ना मैं समझूंगी किसी को नहीं आया, तो ये चीज़ आप बताइएगा। आ रहा है तो लिखिएगा नीचे कि इसलिए 70 वर्ष होता है, और नहीं आ रहा है तो लिखिएगा कि नहीं पता। ठीक है, ये भी लिखिएगा आपके क्यों होती है 70 वर्ष, तो मैं देखती हूँ कितने लोग बहुत डीप तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मैं और भी चीज़ें बताने वाली थी, फिर मुझे लगा कि ह्यूमन राइट कमीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कल का बड़ा क्वेश्चन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ही बना दूंगी, क्योंकि मेंस में अक्सर ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, संगठन बताइए, काम क्या होता है, फिर कमियां क्या है इसमें, है ना, बहुत सारी कमियां भी होती है, और फिर सुधार के उपाय बताइए, तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो वो मैं आगे कल या परसों के वीडियो में वो आपके सामने आ जाएगा, तो उस पर ही अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो पॉलिटी का एक टॉपिक भी अपने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
टीचर्स इन स्कर्ट, दोस्तों सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला हुआ है, टीचर्स इस स्कर्ट इन स्कर्ट। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, ऐसा प्री में भी नहीं पूछेंगे, मेंस में भी नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं। ये कैंपेन का नाम आपने सुना है? अगर कोई टीचर और इंटरव्यू देने जा रहा है तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है ना। फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि है क्या टीचर्स इन स्कर्ट। तो दोस्तों, स्पेन के बिलबाओ में एक छोटे से बच्चे द्वारा स्कर्ट पहन के आने पर उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर स्कूल से निकाल दिया गया। एक बच्चा था छोटा सा, वो स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया, तो उसे बोला कि ये तो मेंटली पागल है, मतलब ये बच्चा, तो इसलिए स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया, उसे निकाल दिया गया। अब दोस्तों, वहाँ के टीचर इतने शानदार होते हैं दोस्तों, इस फैसले के विरोध में स्कूल के पुरुष टीचर कक्षाओं में स्कर्ट पहनकर आने लगे और यही मुहिम अब देशव्यापी आंदोलन बन चुकी है। उस बच्चे, क्योंकि मतलब स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने टीचर्स की भी नहीं चलती है, तो उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए उस स्कूल के जो मेल टीचर्स हैं वो स्कर्ट पहन पहन कर आने लगे कि हर एक स्कर्ट पहनने वाला बच्चा पागल नहीं होता है। और ये मुहिम सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। उस बच्चे को सपोर्ट में शुरू किए हुए इस आंदोलन का नाम है कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता है। देयर इज़ नो जेंडर ऑफ क्लोथ्स, कि कोई भी कपड़ा कोई भी पहन सकता है, कपड़ों पर नाम नहीं लिखा हुआ कि ये कपड़े लड़की पहनेंगे या लड़कियां पहनेंगी। जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भाई ये सही है कि जेंडर और कपड़ों का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये टीचर्स, मतलब हमारे इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के लिए टीचर्स एक साथ ऐसे खड़े हो गए हो? कभी आपने सुना है ऐसा मुहिम का नाम? हमारे इंडिया में इतना नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के दोस्तों ये चीज़ें तो हैं। मतलब टीचर का व्यवसाय एक अपन अपन बोल सकते हैं कि एक बच्चे को जो तैयार करने वाला होता है, समाज का निर्माण करता होता है, वो टीचर होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं टीचर, है ना। लेकिन जो मतलब फॉरेन में होते हैं हमारे, देखो मतलब जो आरबीआई के गवर्नर जनरल है, वो यहाँ पे इतना बड़ा पद छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं कि मैं एक टीचर के रूप में रहना चाहूँगा, है ना। कितने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो अमेरिका के बड़े बड़े विद्यालयों में, ब्रिटेन के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचर की बहुत इज्जत होती है, और वहाँ पे टीचर को सच में, मतलब जितने बड़े बड़े, जैसे प्रधानमंत्री और नेताओं जितने बड़े पद होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा रेस्पेक्ट उधर टीचर्स की होती है ना। और वहाँ पे टीचर भी इतने टैलेंटेड रहते हैं, टीचर भी साइंटिस्ट से कम नहीं होते उधर के टीचर, है ना, बहुत कुछ करते भी रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के मतलब एक सबक होना चाहिए हमारे यहाँ पे भी, कि इंडिया में भी अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलत होता है तो फिर मतलब हमें भी साथ मिलके टीचर्स को आना चाहिए, और मतलब एक अपने पेशे को जुनून के रूप में लेना चाहिए कि अगर मैं टीचर हूँ तो इस क्षेत्र में मैं क्या इनोवेशन कर सकता हूँ, है ना। जो भी कोई टीचर है वो इस क्षेत्र में मतलब कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, धरातल स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं बच्चे, दोस्तों आपको पता है सरकारी स्कूल में कितने गरीब बच्चे आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ऐसी चीज़ें हर एक व्यक्ति और टीचर के मन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब था कि कई बार एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें क्या, अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या सपोर्ट करते हो क्या इस टीचर्स इन स्कर्ट वाली मुहिम को? ये अपनी अपनी सोच की बात है, ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति इसको सपोर्ट करे। लेकिन जो चीज़ ये मानती है, जो लोग ये मानते हैं कि कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता, वो ज़रूर इसे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सचिव का एक विवाद हो रखा है, मुख्य सचिव का। तो वो विवाद क्या है? 2-3 दिन से मैं इग्नोर कर रही थी कि नहीं पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये चर्चा में चल ही रहा है ना, रोज़ न्यूज़ आ ही रही है, ख़त्म हो नहीं रहा। तो देख लेते हैं विवाद क्या है। आप सब लोगों को पता ही होगा। पहले मैं स्टोरी के नहीं, पहले मैं बता के ही सुना देती हूँ। ये विवाद बीते सप्ताह शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुए बंगाल के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। उस दौरे के दौरान एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के मुख्य सचिव अलापन के देरी से पहुंचने के बाद विवाद शुरू हो गया। हुआ ये था दोस्तों कि यास चक्रवात जो आया था, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए, और कुछ इन लोगों को डोनेट भी वो करके आए थे, इन राज्यों को, ठीक है। तो अब वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। अब वहाँ पहुँचने पर दोस्तों कायदा तो यह होता है कि मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो पार्टी अपनी तरफ है, पार्टी आप विपक्ष की पार्टी को हो बनती नहीं है, वो अलग है, लेकिन पद तो पद होता है ना दोस्तों। प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना तो बनता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन उन्होंने, ममता बनर्जी भी कम नहीं है, उन्होंने वेट करवाया वो प्रधानमंत्री को, और मतलब प्रधानमंत्री उनका वेट कर रहे हैं, और उसके बाद में 2-3 घंटे की देरी से वो पहुंची प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि मैं किसी और मीटिंग में थी, मुझे बताया नहीं गया था प्रधानमंत्री आए। ये सब बहाने हैं,
मतलब जानबूझ के, क्योंकि इन दोनों की पार्टी में बनती नहीं है, तो ये सब जानबूझ के हुआ। ये सब पॉलिटिकल लफड़े भी हैं इन दोनों का आपस में, जो भी है अपन को उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों जो मुख्य सचिव होते हैं, किसके, हर एक सबके मुख्य सचिव होते हैं, प्रधानमंत्री के भी हैं, सीएम के भी होते हैं, सबके होते हैं। और इनका सारा कार्य दोस्तों ये मुख्य सचिव ही करते हैं। असली जो पीछे होता है वो मुख्य सचिव होता है। वो मुख्य सचिव जो था अलापन, मुख्य सचिव कौन होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं। आरएएस भी बनते हैं मुख्य सचिव, लेकिन वो राज्य तक होते हैं और वो बहुत कम बन पाते हैं। लेकिन आईएएस जो बन जाते हैं उनको लास्ट में मुख्य सचिव बना देते हैं, सीनियर आईएएस को, ठीक है। तो जो मुख्य सचिव होते हैं दोस्तों वो उनके साथ थे, और वो भी लेट पहुंचे, जबकि मुख्य सचिवों का ये मतलब प्रधानमंत्री की इज्जत करना बनता है, लेकिन ये नहीं किया। ये चीज़ मुझे भी पर्सनली गलत लगी थी कि भाई एक, चलो आपकी पार्टी में नहीं बनती, लेकिन अगर आप इतने बड़े पद पे हो और इतने बड़ा पद देश का नेता अगर आ रहा है तो दोस्तों उनका सम्मान करना तो बनता है, लेकिन ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब दोस्तों अलापन भी यहाँ, उनके मुख्य सचिव का नाम है अलापन। अलापन भी देरी से पहुंचा। अब केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी नेताओं तक ने ममता बनर्जी पे हमला बोल दिया, और बाद में केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव अलापन का ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में। अब दोस्तों जब आईएएस बनते हैं तो सबको कैडर मिलते हैं अपने अपने। जो अलापन है उनको जब अपने ज़माने में मिला होगा कि पश्चिमी बंगाल कैडर मिला होगा तो वो पश्चिम बंगाल में नियुक्त है। लेकिन एक रूल होता है कि डेपुटेशन पे अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसके कैडर से भी उसको 4-5 साल के लिए कहीं और लगा सकती है। तो दोस्तों इन्होंने इस मतलब एक तरह से केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को एक तरह से सजा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करी, इस तरह से सजा देने के लिए इनको तुरंत दिल्ली बुला लिया, दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव अभी अलापन बंदोपाध्याय हैं। ममता बनर्जी द्वारा पीएम मीटिंग में नहीं पहुंचने पर शुरू हुए विवाद की सजा के रूप में अलापन को डेपुटेशन पे दिल्ली बुलाने का फैसला दे दिया गया। लेकिन अलापन ने केंद्र सरकार के इस फैसले को नकारते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वास्तव में अलापन का कार्यकाल 3 महीने के लिए ममता बनर्जी ने बढ़ाया था, विस्तारित किया था। वैसे दोस्तों 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर आजकल ये बहुत हो रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री को भी किसी का कार्य पसंद आता है ना, तो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। तो क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ममता बनर्जी के सहायक सचिव थे, तो इन्होंने इनका कार्य 3 महीने के लिए बढ़ा रखा था, बल्कि रिटायर होने वाले थे। लेकिन अलापन को जैसे ही दिल्ली बुलाया गया डेपुटेशन पे, वो दिल्ली जाने के बजाय उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया कि मुझे नौकरी ही नहीं करनी, कर लो तुम लोग क्या करोगे, है ना। ये मुद्दा यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो सेंटर को डेपुटेशन पे बुलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे दोस्तों ऐसे मुद्दे हमें इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे, ये मुद्दा क्या है, वो क्यों नहीं गए, और फिर क्या उनके पास में ऐसी शक्ति है कि नहीं जा रहे थे, क्या राज्य के पास में ऐसी शक्ति है कि केंद्र बुलाए और वो रोक ले, है ना। ऐसी चीज़ें हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने ये दिया है। तो दोस्तों अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात होता है और अगर सेंटर उसे डेपुटेशन पे बुलाए ना, तो उससे पहले उन्हें उस सेंटर को राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हम आपके इस अधिकारी को केंद्र में बुलाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें परमिट करते हो। अगर कोई अधिकारी को केंद्र सरकार दिल्ली तलब करती है तो राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ममता बनर्जी ने इस हेतु केंद्र सरकार ने उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों ममता बनर्जी कह रही है कि केंद्र सरकार ने उससे बिना पूछे उनके जो मुख्य सचिव हैं उनको दिल्ली बुला लिया, उनसे बिना पूछे, है ना। तो ममता बनर्जी ने जाने से मना कर दिया, उधर उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया, है ना। तो अब दोस्तों अभी भी केंद्र सरकार थमी रही है। केंद्र सरकार ने जब वो उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के आने पर टाइम पे नहीं पहुंचे, तो उस वजह से केंद्र सरकार ने जो बंदोपाध्याय हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि क्यों नहीं आए थे तुम टाइम पे। जब अलापन ने इस नोटिस के बदले भी जाना जरूरी नहीं समझा, तो केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला दे दिया और इसके बदले में अलापन ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दिल्ली डेपुटेशन पे आने से एक बार उन्होंने मना किया होगा। फिर कारण बताओ नोटिस में कारण बताने के लिए उन्हें जानना पड़ता, उसलिए भी वो नहीं गए, मतलब अलापन नहीं गए। तो फिर केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कि अब हमें कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, वो किया और इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा पद से दे दिया। अब मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव अलापन के खिलाफ केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को नहीं माना। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश नहीं मानने पर उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है और उनके लिए कहा है कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत
उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे 3 दिन का जवाब मांगा है। नौकरी छोड़ने के बाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि डिजास्टर की जांच करने के लिए ही तो प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, तो उस एक्ट के तहत वो आए नहीं। तो उसलिए कि भाई तुम्हारा या तुम सचिव हो राज्य के, मतलब जो एक तो डीएम होता है, डीएम से भी डीएमओ का भी बाप होता है सचिव, है ना, मतलब सबसे बड़ा जो पद होता है वह सचिव का ही होता है। तो तुम्हें आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था ना, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? इसके बदले कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तक ये घटना विधि थी दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे इन सारी स्टोरी से कि क्या हुआ है पश्चिमी बंगाल में और क्या तकरार चल रही है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।